मैं भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सिलतराज। पूरे देश में हर व्यक्ति एक बात दोहराता रहता है, अखंड भारत, एक भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत। ये हर आदमी के मुंह से चर्चा हम लोग सुनते हैं कि ये एक अखंड भारत होना चाहिए, समृद्ध भारत होना चाहिए, शक्तिशाली भारत होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? ये खाली कहने से या नारेबाजी लगाते रहने से तो भारत का न अखंड भारत होगा, न समृद्ध भारत होगा, न सशक्त भारत होगा और न भारत विश्व गुरु होगा। खाली किसी चीज़ का प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता है। उसको अमली जामा जब तक नहीं पहनाया जाता, जब तक कोई भी काम परिपूर्ण नहीं होता है। चाहे वो देश का अखंड राष्ट्र बनना हो, चाहे समृद्ध भारत बनना हो, चाहे शक्तिशाली भारत बनना हो, चाहे एक शक्तिशाली समाज बनना हो, एक शक्तिशाली व्यक्ति का निर्माण होना हो। किसी भी चीज़ का शक्तिशाली निर्माण तब होता है जब व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा होती है। जब तक किसी व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा नहीं होती है, जिस समाज में दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा नहीं होती है, जिस देश के नागरिकों में अपने देश के प्रति दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति, दृढ़ मन की शक्ति नहीं होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है, तो उस देश में कुछ नहीं होता। बस ये नारे लगते रहते हैं। अभी 75 साल से नारे लग रहे हैं और हो क्या रहा है? मगर 75 साल में देश जहाँ जाना चाहिए था, जहाँ हमारे क्रांति वीरों ने जो सपना देखा था कि देश जब आज़ाद होगा तो देश में ये बदलाव होगा, देश में वो बदलाव होगा, तो मुझे लगता नहीं है 75 साल से जिस हिसाब से देश चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि हमारे क्रांति वीरों का ये जो सपना पूरा होगा, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपने जीवन की आहुति देश के प्रति चढ़ा दी। लेकिन उनका सपना पूरा होगा भी या नहीं होगा, अभी तक के जो चल रहा देश के अंदर, देश की सरकारों में, देश की शासन व्यवस्था में, मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार से हमारे क्रांति वीरों का और स्वतंत्रता सेनानियों का ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। लोगों ने फांसी तक खाई, लोगों ने काले पानी तक की सज़ा इस देश को आज़ाद कराने के लिए भुगती है। मगर देश में जो वो बदलाव चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, ये जितने बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने जो सपना देखा था जिस देश के प्रति कि देश आज़ाद होने के बाद में देश को इस रूप में देखना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने देश में क्रांति की और अंग्रेज़ों से लड़के अंग्रेज़ों को भगाया। मगर वो तो देश को आज़ाद होते हुए नहीं देख सके। लेकिन फिर दूसरा जो गुट था, हमारे क्रांति के दो गुट थे। एक वो गुट था तो सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु शेखर, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, लक्ष्मीबाई, ये एक तो ये ग्रुप था जो देश को आज़ाद करना चाहता था। और ये वो ग्रुप था जो देश को संपूर्ण आज़ादी चाहता था। वो चाहते थे कि देश संपूर्ण आज़ाद हो, और वो भी बिना किसी शर्त के, वो भी अंग्रेज़ों की शर्त के बिना, सिर्फ हमारी शर्तों पर देश आज़ाद हो। एक दूसरा ग्रुप था हमारा, जिसमें गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, ये सारे बहुत सारे। और जो दूसरा ग्रुप था वो चाहते थे कि हम साठगांठ करके, समझौता करके अंग्रेज़ों से एक सरकार बना लें, और बस सरकार मात्र बन जाए देश के अंदर, और अंग्रेज़ों का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, और जो हमारे जो नेहरू जी के जो सहयोगी वो सब मंत्रिमंडल बन जाए। तो वो जो सत्ता, जो जब देश आज़ाद हुआ तो सपना उन क्रांतिकारियों का तो पूरा नहीं हुआ। मगर ये जो दूसरी जो टोली थी, जो चाहते थे कि साठगांठ से अंग्रेज़ों जो सरकार बन जाए, ये सत्ता जैसे देश आज़ाद हुआ तो इनके हाथ में आ गई। तो जब इनके हाथ में आ गई तो देश के अंदर जो चीज़ जैसी थी अंग्रेज़ों के टाइम में, वो चीज़ आज भी वैसे की वैसे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देश जब तक एक नहीं हो सकता, देश जब तक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता, जब तक देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक कानून व्यवस्था नहीं होगी,
एक शासन व्यवस्था नहीं होगी, एक शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, जब तक कोई भी देश, चाहे वो कोई भी देश हो, वो ना शक्तिशाली बनेगा, ना समृद्ध राष्ट्र बनेगा, ना अखंड राष्ट्र बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा। खाली खाली कोरी कल्पनाएं हैं। देश के अंदर 75 साल में जितना लेवल गरीबी का बढ़ा है, जितना स्तर बढ़ा गरीबी का, वो अंग्रेज़ों से आने से पहले या 1947 से पहले भी नहीं था। जो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ है, जिस हिसाब से ग्राफ बढ़ा है, 1947 से पहले कभी भी भारत ने किसी भी विदेश से या विदेशी वर्ल्ड बैंक से कभी कर्जा नहीं लिया। मगर देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार 1952 में भारत ने विदेशों से कर्जा लिया। 52 में लिया, 62 में लिया, 65 में लिया, 67 में लिया, 82 में लिया। उसके बाद तो कंटिन्यू हर साल देश ने कर्जा लिया विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, जापान से, ब्रिटेन से, हर जगह कई देशों से, फ्रांस से, काफ़ी देशों से जो है लगातार हर साल जो देश 82 के बाद में हर साल कर्जा लेता है। और ये कर्जा 2014 से पहले ये कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए था। आज 2014 के बाद में पूरे देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपये, 3 गुना बढ़ गया है। और सरकारें बोलती हैं हमारे देश की कि हमारा देश तो विकास कर रहा है, गरीबी दर इतनी मिट गई है, बेरोजगारी इतनी मिट गई है। नहीं, ना गरीबी दर मिटी, ना बेरोजगारी दर मिटी है, बल्कि बढ़ी है मेरी नज़र में। अगर बेरोजगारी को मिटाना है और गरीबी को भगाना है, तो सबसे पहले तो जो विदेशों में जो काला धन जो लूट के नेताओं ने या अफसरों ने भर रखा, वहाँ पर जमा कर रखा है स्विस बैंकों के अंदर, सबसे पहले तो उस धन को लाने की कोशिश की जाए, उस धन को लाया जाए देश के अंदर। पहले अंग्रेजों ने लूट के भारत को कंगाल बना दिया। अंग्रेजों से पहले भी आए, मुगल आए, और भी बहुत सारे पुर्तगाली आए, बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन जो भी आया, जो भी देश पर हमला करने आया, वो देश को लूट करके ले गया, सोना चांदी जवाहरात भर के लेके गए हैं सब। और देश धीरे धीरे करके एकदम कंगाली के कगार पे आ गया। और कंगाली के कगार पे आ गया, उसके बाद देश जैसे देश आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज़ों की जो पूरी शासन व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, कर प्रणाली थी, सारे के सारे वही सारे के सारे अंग्रेज़ों के टाइम में 33 प्रकार के टैक्स थे। और आज हमारी काली अंग्रेज़ों की सरकार में 63-64 प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं। तो देश आबाद होगा कैसे? देश की गरीबी मिटेगी कैसे? देश में रोजगारी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी कैसे? बार बार एक बार बात बोलती रहती सरकार की जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी मिटी है। अगर जनसंख्या की वजह से ही अगर बेरोजगारी हुई है या कर्जा हुआ है, तो चाइना क्यों नहीं कर्जवान हुआ? चाइना में बेरोजगारी क्यों नहीं है? चाइना की भी जनसंख्या हमारे से ज़्यादा है। हमारे देश की जनसंख्या आज 142 करोड़ समथिंग है, और चाइना की हमसे भी ज़्यादा है। तो लगभग है, चाइना भारत की जनसंख्या आज लगभग है। तो चाइना अगर जनसंख्या ही अगर गरीबी और बेरोजगारी का कारण होता, तो फिर चाइना बेरोजगारी और गरीब क्यों नहीं हुआ, भारत क्यों हुआ? खाली जनसंख्या ही गरीबी और बेरोजगारी का कारण नहीं है। बेरोजगारी का कारण है भ्रष्ट शासन व्यवस्था, भ्रष्ट कानून व्यवस्था, और देश में भ्रष्टाचार, जो नेताओं के द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, और देश का पैसा लूट के जो विदेशों में जमा किया जाता है, मेन कारण है वो। क्यों नहीं सरकार विदेशों में जो जमा है स्विस बैंक के अंदर 70-72 लाख करोड़ रुपया देश का, भारत का, उसको लेके आती है। मोदी जी ने जब 2014 में जैसे आए थे, उनका पहला ये उनके मैनिफेस्टो के अंदर था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे। मगर आज 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को होने जा रहा, आज तक काला धन आना तो दूर, उनका जिक्र भी होना बंद हो गया है। क्यों नहीं ला सकते? जब अमेरिका अपना काला धन ला सकता है स्विस बैंक से, तो भारत क्यों नहीं ला सकता है? जब अमेरिका का प्रधानमंत्री ने जब चुनाव लड़ा था, तो वो उसी शर्त पर लड़ा था। पिछले जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने जो चुनाव लड़ा था इसी शर्त के ऊपर लड़ा था। नहीं तो अमेरिका के अंदर कभी भी आज तक जो है ना, काला वर्ण का व्यक्ति कभी भी वहाँ का राष्ट्रपति नहीं हुआ। पहली बार बना था अमेरिका का राष्ट्रपति एक काला व्यक्ति, नहीं तो वहाँ पे 80% गोरों की संख्या है और 20% काले लोगों की संख्या है। लेकिन फिर भी बैरक ओबामा पिछली बार राष्ट्रपति बन गए थे
अमेरिका के। और बैरक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ इसी शर्त पर बने थे, जैसे मोदी जी ने देश को वादा किया था, एक आश्वासन दिया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार आती है, तो विदेशों में जितना भी काला धन जमा है देश का, वो मैं वापस लेके आऊँगा। यही वादा जो अमेरिका के प्रधानमंत्री ने किया था, बैरक ओबामा ने। लेकिन बैरक ओबामा ने जीतने के बाद 15 दिन के बाद ये कानून बनाया अपनी पार्लियामेंट में, और वो कानून ऐसे बनाया कि जो भी हमारे देश की जो भी काला धन जो स्विस बैंकों के अंदर जमा है और किसी बैंक में जमा है, वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रीय संपत्ति है। उन्होंने कानून बनाया, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया उस काले धन को। और फिर वहाँ की सरकार ने, स्विस की सरकार ने अमेरिका को लेटर भेजा कि आपका ये जो धन है आप अपना मंगवा लीजिए। तो जब अमेरिका एक स्पेशल कानून बना के, राष्ट्रीय संपत्ति का कानून बना के काले धन को जब अपना धन ला सकता है, अपना ब्लैक का पैसा अपने देश में ला सकता है, तो भारत ये काम क्यों नहीं कर सकता है? भारत क्यों नहीं ब्लैक मनी को एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके कानून बनाई पार्लियामेंट में दोनों हाउसों से पास करवा के, और फिर उसको उस धन को देश के अंदर लाए? अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगी देश की, अपने आप बेरोजगारी खत्म हो जाएगी देश की। मगर क्यों? मगर सरकार चाहती नहीं है। चाहती इसलिए नहीं सरकार, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार करने वाले वो सरकार में ही बैठे हैं। जिनका पैसा स्विस बैंकों में है वो नेता सरकार में बैठे हैं। जिनका काला धन जिन अफसरों का है वो सरकार में बैठे हैं। तो लाएं किसे? कानून बनाएंगे किसके लिए? इसलिए मजबूरी है भारत सरकार की, वो काला धन लाने के लिए मजबूरी है उनको। वो काला धन लाने के लिए ये कानून नहीं बना सकते। काले धन का जो विदेशों में है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कानून नहीं बना सकते। लेकिन देश की जनता, देश की भारत की सरकार नहीं ला सकती। लेकिन अगर भारत की जनता चाहे तो इस काले धन को वापस ला सकती है। जनता में वो ताकत होती है, वो जिस सरकार को जिन लोगों को चुन करके सरकार में भेजती है, जो सत्ता में पहुंचाती है, उनको सत्ता से उतार भी सकती है। वो कानून भी बनवा सकती है। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कानून भी जनता बनवा सकती है। मगर जनता को भी, लोगों को पता ही नहीं है। पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है, और पता भी है तो कौन सा अपना क्या जा रहा है, किसने लूटा, क्या लूटा, हमें क्या लेना देना, समझते कोई मनन नहीं करता है। भारत के लोग, भारत के आम नागरिक इस बात पर मनन नहीं करते कि जो विदेशों में जो नेताओं ने, अफसरों ने जो काला धन जमा कर रखा है, हमारी गाड़ी कमाई का, हमारे टैक्स का, हमारे देश की किसानों की फसलों से पैसा कमा करके, ये सब करके जो जमा कर रखा है उसको हम लाएं, वो हमारा पैसा है। लेकिन आए कौन? आगे निकल के आए कौन? पहल कौन करे? पहल करने की हिम्मत किसी के अंदर है कि किसी के अंदर नहीं है। मगर किसी न किसी को तो ये पहल करनी पड़ेगी। जब तक कोई व्यक्ति पहल नहीं करेगा, जब तक ये काला धन सिर्फ भाषणों में आता रहेगा, नारों में आता रहेगा, पार्लियामेंट सेशन में ही काला धन के सवाल उठते रहेंगे, मुद्दे उठते रहेंगे, बहस होती रहेगी, नारे लगते रहेंगे, मंचों पर खड़े होकर के काला धन की बकवास करते रहेंगे। मगर काला धन लाने के लिए, काले धन के लिए कोई भी कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि काला धन इतना आसानी से नहीं आने वाला। बोलने से नहीं आएगा, कहने से विदेश से काला धन नहीं आएगा। काला धन लाने के लिए उस काले धन को, उस ब्लैक मनी को एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का पहले कानून बनाना पड़ेगा। उस कानून को सख्ती से बनाने के बाद में ये विदेशों से मांग करनी पड़ेगी, हमारा ये जो पैसा हमारे देश के नेताओं का है या लोगों का है, ये हमारे देश की संपत्ति है। जब स्विस बैंक जाके हमारे देश का पैसा हमको वापस लौटाएगा। या फिर अगर सरकारें कानून नहीं बनाती हैं, काले धन के ऊपर की स्पेशल कानून नहीं बनाती है, इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित नहीं करती, तो दूसरा तरीका है सुप्रीम कोर्ट में जाए जनता इकट्ठे होके, 5 आदमी, 10 आदमी, 11 आदमी का एक ग्रुप बनके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर भी कानून बना सकती है सरकार, और सुप्रीम कोर्ट बनवा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो काला धन भारत में आ सकता है, राष्ट्रीय संपत्ति के नाम पर का कानून बना करके आ सकता है। मगर करना नहीं चाहते हैं, जनता को पता नहीं है, और नेता चाहते नहीं है, और जनता सवाल नहीं करती है। जनता अपने जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं करती है, जनता चुन देती है। चुनने का शौक है जनता को, फ़ोटो खिंचवाने का शौक है, पास में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। और वो इतने राजा बन जाते हैं कि हम उनके सामने उनको जिता करके वहाँ भेजते हैं, उनको चुन करके, फिर वो हमारे राजा बन जाते हैं। फिर हमसे वो फ़ोटो खिंचाने में अपना वो रुतबा दिखाते हैं, और हम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खाते हैं, अपना गौरव महसूस करते हैं। कुछ नहीं है, हो तो क्या है, ये नेता है कौन?
नेता सिर्फ हमारे नौकर हैं, हमारे एम्प्लॉई हैं, हम इनको चुनकर हम भेज देंगे, हमारे प्रतिनिधि हैं। हम जो कहेंगे वही काम करेंगे, इनको करना पड़ेगा। लेकिन जनता डरती, जनता को पता ही नहीं है, अपने अधिकारों को नहीं पता जनता के हमारा अधिकार क्या है। जनता चाहे तो ये नेता आगे आगे कूदते घूमेंगे, कूदते, और जो जनता कही वो काम करना पड़ेगा इनको। नहीं सत्ता से नीचे, सीट से नीचे उतर जाओ, सत्ता को छोड़ दो। मगर जनता चाहती नहीं कि जनता में जागरूकता नहीं है। अब कुछ लोग जागरूक होने लगे हैं, 5-10% लोग जागरूक हुए हैं, और 10-20% अगर जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे तो देश से का ये जो काला धन है विदेशों में ये भी आ जाएगा, देश से बेरोजगारी भी मिट जाएगी, और देश से गरीबी भी मिट जाएगी, सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। विदेशी कंपनियों का यहाँ तांडव छाया हुआ है। गांधी जी मर गए आंदोलन करते हुए, स्वदेशी का आंदोलन करते हुए मर गए। उसके बाद में पता नहीं कितने लोगों ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया। बाबा स्वामी रामदेव ने भी चलाया, राजीव दीक्षित जी ने भी चलाया, गांधी जी ने भी चलाया। लेकिन उसके बावजूद भी आज भरमार है विदेशी कंपनियों की। देश का जो जितना प्रोडक्ट है, देश का जितनी कमाई का पैसा है, हमारे किसानों का पैसा है, देश का जो पैसा है, जो देश के लोग नौकरी से कमाते हैं, मजदूरी करके कमाते हैं, धंधा छोटा मोटा करके कमाते हैं, ये सारा का सारा पैसा तो हम विदेशी कंपनियों को दे देते हैं। एक सुई से लेकर हमारे सर के टोपी तक विदेशों से आता है। जूते पहनते हैं विदेशों से, सॉक्स पहनते हैं विदेशों के, कपड़े पहनते हैं विदेशी कंपनी, कोलगेट विदेशी कंपनी की, टूथब्रश विदेशी कंपनी की, साबुन विदेशी कंपनी का, तेल साबुन कंपनी का, जूते साबुन कंपनी के, सब कुछ हम विदेशी कंपनियों से। 5000 से भी ज़्यादा विदेशी कंपनी आज भारत के अंदर चाहिए रखी हुई। जब तक ये ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ऐसा फंसा है 91 में देश, कि जितनी देश की कमाई के सारी विदेशी कंपनियां लेके जा रही हैं। और फिर बच्चा कुचा 94 में वो गेट करार फिर उन्होंने साइन कर दिया मनमोहन सिंह जी ने, और ऐसे करार साइन कर रखे हैं कि न चाहकर भी चाहे हमारे देश में कितना भी गेहूँ पैदा हो, कितना भी अन्न पैदा हो, लेकिन उस गेट करार में ऐसी शर्तों पे साइन कर रखे हैं हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने। चाहे हमारे पास 2000 लाख टन चाहे गेहूँ पैदा हो रहा हो, लेकिन हमें बाहर से मंगाना ही पड़ेगा। ये गेट करार में हमारे साइन है, इस एग्रीमेंट में हमारा समझौता है। तो देश को बर्बाद कर रखा इन लोगों ने। 155 लाख करोड़ रुपया है देश के ऊपर कर्जा। आज हमारे देश में जो भी काम बनता है, सड़क बनती है, कुछ भी बनता है, सड़क बनता है, रोड बनता है, पुल बनता है, भवन बनते हैं, सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं, सरकारी आवास बनते हैं, कुछ भी बनता है, कुछ भी करते हैं हम विदेशी कर्जे से या वर्ल्ड बैंक के कर्जे से करते हैं। और फिर हमारी सरकारें बोलती हैं कि हमारा देश तो विकास कर रहा है, देश प्रगति पे है, देश तरक्की पे है। देश कहीं तरक्की पे नहीं है। जब तक देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक कानून व्यवस्था नहीं होगी, एक शासन व्यवस्था नहीं होगी, एक शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, जब तक देश न शक्तिशाली बनेगा, न समृद्ध बनेगा, न अखंड बनेगा, न आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, न राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होगा, न सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा। तो अभी लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और लोगों को देश के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक देश के लोग जागरूक नहीं होंगे, इस देश में कुछ नहीं होने वाला। पार्टियां आएंगी जाएंगी, झूठे आश्वासन देती जाएंगी, आपसे वोट लेती जाएंगी, सरकारें बनती जाएंगी, देश वही रहेगा। आप वहीं गरीब के गरीब बनते चले जाओगे, और अमीर अमीर बनता चला जाएगा। अमीर कौन है? देश के नेता, क्रिकेटर, फिल्म उद्योग वाले, ये 4-5 ऐसे जो लोग हैं जो शासन व्यवस्था में बैठे हैं, वो अफसरान, ये सब, इन सब लोगों को छोड़ के मात्र 2 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जो स्थायी रूप से जिनके पास रोजगार है और स्थायी रूप से वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बाकी 2 करोड़ से ऊपर जितने भी लोग हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग तो ऐसे जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। 40 करोड़ से ऊपर ज़्यादा लोग इतने हैं जिनके पास पार्ट टाइम का जॉब है, छोटा मोटा रोजगार है। रोडों में मिट्टी डाल दी, 2-3 महीने का काम मिल गया, खेतों में फसल काट दी, 2-3 महीने का काम मिल गया। ऐसे टेम्परेरी जो ना काम है, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस प्रकार से। तो देश समृद्धशाली होगा कैसे? किसानों को इन्होंने गरीब बना के रखा हुआ है। जब एक मोची, एक चमार, एक जूते वाला, एक जूते की दुकान वाला जब अपने जूते की कीमत प्राइस खुद रख सकता है, एक कोलगेट पेलने वाला, टूथब्रश बेचने वाला दुकानदार, एक कपड़े का दुकानदार, एक किराने वाले का दुकानदार,
एक साबुन की दुकान वाला दुकानदार जब अपनी चीज़ों की, अपनी वस्तुओं की कीमत खुद लगा सकता है, तो किसान क्यों नहीं लगा सकता है? किसान के ऊपर ही क्यों सरकार का नियंत्रण है? क्यों नहीं सरकार एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट को ख़त्म कर देती, ताकि किसान भी गरीबी से बाहर निकल जाएं? लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है जैसे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट ख़त्म किया और ये किसान तो मजबूत बन जाएंगे, क्योंकि ये तो लाभ की श्रेणी में आ जाएंगे। जब लाभ की श्रेणी में आ जाएंगे तो हमारी दरिया कौन बिछाएगा, हमारे झंडे कौन उठाएगा, हमारे नारे कौन लगाएगा? क्योंकि किसानों को जानबूझ करके सरकारों ने गरीब बना के रखा हुआ है। और ये किसान तो धरना देते हैं, फालतू की चीज़ों, फालतू की बातों में धरना देते हैं। जो काम की चीज़ें, जो काम के मुद्दे हैं, वो किसान जानते ही नहीं हैं। उनके ऊपर किसान धरना प्रदर्शन करते ही नहीं, उनके ऊपर मुद्दा उठाते ही नहीं हैं। उनका उन अधिकारों के लिए किसान लड़ते ही नहीं हैं। किसान लड़ते हैं सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लड़ते हैं। किसान मुद्दा होता है किसानों का, और वो धीरे धीरे करते या तो जाति पे चला जाता है या धर्म पे चला जाता है। आजकल के किसान भी ऐसे, किसानों को खुद नहीं पता कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी समस्या क्या है। विदेशों से हम आज यूरिया मंगाते हैं, खाद मंगाते हैं, DAP मंगाते हैं, फसलों में डालने, सारी ऐसा जहर मंगा के विदेशों से हमारे हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, जो पैदावार की खेती की, वो इतनी मजबूत थी, इतनी पैदावार होती थी जब खेती ऑर्गेनिक जो खाद जो खेतों में पड़ता था। लेकिन ये बाहर से, जब से बाहर से खाद मंगाने लगे, यूरिया, DAP, फलाना ढिमका, तब से हमारे देश की ज़मीन का सत्यानाश हो गया। सारी फसलें नष्ट हो गई, सारे जो पेड़ पौधे थे फलों के वो सब नष्ट हो गए, जितने भी जंगल थे सब नष्ट हो गए हैं। लेकिन सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं है, किसान को कोई, किसान की सुनता कौन है? सुनेंगे अगर सारे इकट्ठे हो गए, पूरा देश के किसान इकट्ठे हो गए, पूरे देश की जनता जागरूक हो जाएगी, उस दिन सरकारों को पता चल जाएगा कि देश की जनता भी कुछ जानने लग गई है कि सरकारें क्या करती है। मगर जानने की कोशिश नहीं करती है देश की जनता। और एक दिन जानना पड़ेगा, कब तक कैसे चलेगा? पूरा देश बिकने को जा रहा है। देश दिन प्रतिदिन कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। सरकारों को नहीं है, आज BJP है, कल कांग्रेस आ जाएगी, कल कांग्रेस चल जाएगी, कल तीसरी आ जाएगी, लेकिन देश वहीं रहेगा। सरकारें बदलती रहेंगी, देश वहीं रहेगा। देश की गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी? आखिर इनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए देश की जनता को, देश के नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे, जब तक इन चीज़ों में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।